हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल डीजे कॉमिक्स में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की मल्टी स्टारर कॉमिक्स प्रलय के तीसरे भाग के साथ। मुसीबत आई तो थी, लेकिन इस मुसीबत का शिकार ज्यादातर मानव ही बने थे। भयानक रूप वाले सर्प हर स्थान पर अपना आतंक फैलाए हुए थे, लेकिन कुछ स्थानों पर कुछ जाबाज मानव सर्पों का मुकाबला भी कर रहे थे। अब भी वक्त है, विसर्पी के रास्ते से हट जा। मैं वादा करती हूँ कि मैं कोई नुकसान नहीं करूंगी। पहली बात तो चंडिका किसी के सामने से हटती नहीं, और दूसरी बात कि नुकसान तो तुम कर ही चुकी हो। इस मिल के सारे कर्मचारी तुमसे डरकर भाग चुके हैं। काम बंद होने से लाखों का नुकसान तो हो ही चुका है। अब रहा तुम्हारा वादा, तो उस पर मुझे भरोसा है नहीं। वैसे भी सांपों का क्या भरोसा। भरोसा तो जिंदगी का भी नहीं होता लड़की। मौत का क्या भरोसा, न जाने कब आ जाए। ओह, यह सर्प रूप में बदलकर मुझको काटने के लिए लपक रही है। यह फुर्तीली भी बहुत है। इसकी फुर्ती को कम करना होगा, और यह काम पेंट स्प्रे करेगा। उफ, इस स्थिति के लिए मैं तैयार होकर ही आई थी। भला हो टीवी वालों का, जिन्होंने इन नागों के बारे में काफी जानकारी हमको दे दी थी। मुझे मानव रूप में आना पड़ेगा। ओह, इस लड़की ने मेरे आंखों को पेंट से ढक दिया है। इसको तो मैं अपने विष से साफ कर ही लूंगी, लेकिन इस दौरान इस बात का इंतजाम करना पड़ेगा कि यह मुझ पर हमला न कर सके। विसर्पी का शरीर मानव रूप में आकर अपनी एड़ियों पर लट्टू की तरह गोल गोल नाचने लगा, और साथ ही साथ उसके मुंह से विष फुंकार भी छूटने लगी। मर गए। इस विषैले वातावरण को पार करके इस तक पहुंच पाना असंभव है, लेकिन फिर भी मुझे अपनी सांस रोककर इस पर इसी बीच में हमला कर देना चाहिए, क्योंकि इस समय इसको मुझसे हमले की उम्मीद भी नहीं होगी। विसर्पी इस अचानक हुए वार से लड़खड़ा तो जरूर गई, लेकिन तुरंत संभल भी गई। उई, करारा वार था। यह नागिन तो जुड़ो कराटे भी जानती है। सांप भी आजकल काफी एडवांस हो गए हैं, जुड़ो कराटे की कोचिंग करने लगे हैं। यानी अगर ये लड़ाई ज्यादा देर चली तो मेरे पिट जाने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि शारीरिक शक्ति में यह मुझसे दुगुनी या तिगुनी तो है ही। इसलिए अब अपने लेटेस्ट आविष्कार की टेस्टिंग का समय भी आ गया लगता है। इस नर्व डिस्रप्टर यानी स्नायु तंत्र विनाशक को मैंने सांपों के स्नायु तंत्र के अनियंत्रित करने को ध्यान में रखकर बनाया है। चंडिका वास्तव में ध्रुव की बहन श्वेता है, जो नए नए आविष्कार करने के मामले में जीनियस है। इसकी टेस्टिंग करने का मौका मुझे मिल ही नहीं पाया, क्योंकि कहीं पर कोई सांप मिला ही नहीं। अब अगर यह मुझको धोखा दे गया तो समझो कि मेरी जिंदगी मुझको धोखा दे गई। चंडिका ने धड़कते दिल के साथ नर्व डिस्रप्टर का बटन दबाया, और विसर्पी की चीख ने उसके दिल को ठंडक पहुंचा दी। नर्व डिस्रप्टर ने चंडिका को धोखा नहीं दिया। विसर्पी के सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा था। ओह, मेरी नस नस में सुइयां सी चुभती महसूस हो रही हैं। इस बार का मेरे पास कोई काट नहीं है। फिलहाल तो मुझे सर्प रूप में यहां से निकल लेना चाहिए। याहू, वो मारा पापड़ वाले को। अब तो मैं राजनगर में घूम रहे सारे सांपों को भगा दूंगी। चंडिका की तरह कहीं और ध्रुव भी अपने तरीके से इच्छाधारी सर्पों को रोक रहा था। सिंहनाग के सामने आकर तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी भूल की है ध्रुव, क्योंकि सिंहनाग के पंजे का एक ही वार तेरी खोपड़ी को खोल देगा। जरूर खोल देगा, लेकिन अगर यह मेरी खोपड़ी तक पहुंच पाए तो उससे पहले मैं तुम्हारा मुंह यह जानने के लिए खुलवा लूंगा कि आखिर तुम नाग आए कहां से हो, और राजनगर में तोड़ फोड़ क्यों कर रहे हो। मुझे आभास हो रहा है कि ये नाग शहर के बारे में ज्यादा नहीं जानते। मेरे वार से क्रोधित होकर सिंहनाग अब मुझ पर जरूर कूदेगा, और उसी पर मैं मेन होल का ये ढक्कन हटा दूंगा, ताकि सिंहनाग कुछ समय तक सीवर भूल भुलैया की सैर करे। अरे, यह तो बच गया। सिंहनाग न सिर्फ गिरने से बचा, बल्कि उसने पलक झपकते ध्रुव पर हमला भी कर दिया, धड़ाक। लेकिन इससे पहले कि सिंहनाग ध्रुव को कोई नुकसान पहुंचा पाता, वह बंधनों में जकड़ गया। ओहो, ये सांप यानी राजनगर को बचाने आ पहुंचा है नागराज। यह तुम क्या करने जा रहे थे सिंहनाग? मेरे सबसे घनिष्ठ मित्र पर वार करने जा रहे थे, क्यों? मैं बताता हूं नागराज। नागानंद, तुमसे मेरा मानसिक संपर्क बीच में ही टूट गया था। इधर आओ नागराज, जो कुछ मैं तुमको बताने वाला हूं वह अत्यंत गोपनीय है। नागानंद से घटनाक्रम सुनकर नागराज की आंखें फैलती चली गई, और वह स्फटिक अगर अगले कुछ घंटों में न मिला तो नागद्वीप नष्ट हो जाएगा। इतनी जल्दी स्फटिक ढूंढने के कारण ही हमको यह तरीका अपनाना पड़ रहा है नागराज। ओह, विशाला से तो मैं भी टकरा चुका हूं। वह सचमुच बहुत खतरनाक है। मैं स्थिति की गंभीरता को समझ रहा हूं। मानव को इस खोज में कुछ असुविधा जरूर हो रही है,
पर जब तक किसी मानव की जान न ली जाए तब तक मैं इच्छाधारी नागों के साथ हूं, क्योंकि सिर्फ मानव की असुविधा के कारण मैं सभी इच्छाधारी नागों की बलि नहीं चढ़ने दे सकता। और फिर अच्छा हुआ तुम वक्त पर आ गए नागराज। अब इन नागों को यह तोड़फोड़ रोकने का आदेश दो। मुझे खेद है ध्रुव, मैं ऐसा नहीं कर सकता, बल्कि ये नाग जो कर रहे हैं वह उनको करने दो, वरना इन नागों के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। ऐसा क्या हो गया है? मामला क्या है? आखिर यह मुझे भी तो पता चले। यह मैं तुमको बता सकने में असमर्थ हूं ध्रुव। अगर मैंने ध्रुव को स्फटिक के विषय में बताया तो मुझे नागद्वीप का जिक्र भी करना पड़ेगा, और नागद्वीप का जिक्र मैं किसी भी बाहरी व्यक्ति से नहीं कर सकता, चाहे वह ध्रुव जैसा सच्चा व्यक्ति ही क्यों न हो। मैंने राजनगर की रक्षा का व्रत लिया हुआ है नागराज। मैं नागों को तोड़फोड़ और आतंक फैलाने की इजाजत नहीं दे सकता। इन भयंकर नागों को रोकने की कोशिश मत करो ध्रुव, वरना प्रलय आ जाएगी। तुम न तो नागों को तोड़ फोड़ करने से रोक रहे हो और न ही उनको ऐसा करने का कारण बता रहे हो। हम मानवों ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। हम इन नागों को रोक कर ही रहेंगे, और ऐसा करने से प्रलय आती है तो आ जाए। इन नागों को रोकने से पहले तुमको मुझसे टकराना पड़ेगा ध्रुव, नागराज से, और नागराज की सर्प सेना से। मुझे यह ख्याल आया तो था कि नागराज से कभी न कभी मुझे टकराना पड़ सकता है, परंतु वह समय इतनी जल्दी आ जाएगा यह मैंने नहीं सोचा था। अच्छा हुआ कि मैंने नागराज की शक्ति के कार्ड सोच कर रखे हुए हैं। ध्रुव के होठों से निकली वह आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई पेड़ों के ऊंची ऊंची शाखों से जा टकराई, और उन शाखों पर सो रहे गिद्ध और चील इस पुकार को सुन ध्रुव की मदद के लिए उतर आए। कुछ मिनटों के लिए पक्षियों का पलड़ा भारी रहा, लेकिन नागों की तादाद सैकड़ों में थी और पक्षियों की दर्जनों में। नाग आखिरकार ध्रुव को अपने बंधनों में कैद करने में सफल हो ही गए। अब तुम इन बंधनों से बाहर तभी निकल पाओगे ध्रुव जब मैं चाहूंगा। तब तक तुम इस वीराने में आराम करो। मेरा चिड़ियों वाला वार कुछ खास काम नहीं आया। नागराज बहुत शक्तिशाली है, मेरा इससे जीत पाना असंभव है। नागराज को सिर्फ ऐसे किसी हमले द्वारा ही हराया जा सकता है जिसकी उसे उम्मीद ही ना हो। जैसे आज तक नागबंधनों में बंधने के बावजूद भी किसी ने नागराज पर पलटकर हमला नहीं किया होगा। तड़ाक! नागराज पल भर के लिए चकित रह गया, लेकिन तुरंत ही संभल गया। तुमको रोक सकने का एक ही तरीका है ध्रुव, तुमको बेहोश कर देना। ध्रुव नागराज की शक्ति के बारे में अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वह नागराज के फुर्तीले वारों से बचने के लिए अपने सारे अनुभव और पूरी फुर्ती का इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि एक भी सटीक वार ध्रुव के शरीर पर पड़ने का मतलब था अगले ही पल बेहोशी की दुनिया की सैर। धम! परंतु नागराज के पास किसी को बेहोशी की दुनिया में पहुंचाने के और भी तरीके थे। ओह, विस्फुंकार! तो नागराज ने अपना वह वार कर ही दिया जिसका मुझे डर था। विस्फुंकार का असर होने से सिर्फ 1 मिनट का समय लगता है। यह तो जल्दी बेहोश हो गया। वैसे भी मैंने विस्फुंकार को उतनी ही मात्रा का प्रयोग किया था जो इसे बेहोश कर सके, मार न डाले, लेकिन फिर भी मैं इसके सर्पबंधनों को नहीं हटाऊंगा। ध्रुव के दिमाग का कोई भरोसा नहीं है। अब जब तक ध्रुव बेहोश है तब तक मैं इच्छाधारी सर्पों की स्फटिक ढूंढने में मदद करूं। मैं अपने शरीर में वास करने वाले सर्पों को राजनगर में फैला देता हूं। अगर इनको कहीं पर स्फटिक नजर आ गया तो ये मुझको सूचित कर देंगे। नागराज अपने शरीर से नागों को निकालने में व्यस्त हो गया, और उसकी व्यस्तता एक आश्चर्यजनक घटना से टूटी। अरे यह क्या! एक साय ने नागराज के बाजुओं को पकड़कर फुर्ती से मरोड़ दिया, और कुछ समझ पाने से पहले नागराज हथकड़ियों में कैद था। अरे स्टारकप्स, यानी ध्रुव आजाद हो गया है। ठीक समझे नागराज, और इन स्टार कप्स को तोड़ने की कोशिश मत करना। इनको तुम्हारी शक्ति को ध्यान में रखते हुए टाइटेनियम धातु का बनाया गया है। लेकिन तुम तो बेहोश थे, और वह भी सर्प बंधनों में, फिर तुम आजाद कैसे हो गए? मैं प्राणायाम के द्वारा 5 मिनट तक सांस रोक सकता हूँ नागराज। तुम्हारे विस्फुंकार छटने तक मैं सांस रोके हुए था, और फिर जैसे तुम सर्प छोड़ने के लिए मुड़े, मैं पास ही बने स्विमिंग पूल की तरफ लपक लिया। ये तो जाहिर था कि तुमने मुझे बांधने के लिए किसी भी जल सर्प का इस्तेमाल नहीं किया होगा, इसलिए स्विमिंग पूल में डूबते ही सारे सांप तड़प तड़प कर मेरे शरीर से अपने आप को अलग हो गए, और मैं आज़ाद हो गया। आज़ाद होते ही मैं अपनी थोड़ी दूर पर ही खड़ी मोटरसाइकिल से ये स्टार कप्स और 1-2 चीज़ें और निकाल लाया, जिनको मैंने ऐसे ही मौके के लिए तैयार रखा था, जैसे ये बैंडेड टेप जो तुम्हारे मुंह के विस्फुंकार को निकलने नहीं देगी। हालांकि मैं जानता हूं कि इनसे तुमको आज़ाद होने में कुछ ही पलों का समय लगेगा,
लेकिन उतनी देर में मैं सिंहनाग को ढूंढकर काबू में कर लूंगा। लेकिन तभी सिंहनाग की तलाश में बढ़ते ध्रुव के कदम एक आवाज सुनकर ठिठक गए। अरे ये विसंधर ने हमें कहाँ फंसा दिया। स्फटिक चुरा कर छुपाया भी तो ऐसी खतरनाक जगह पर। कहीं और छुपाता तो न तो हम उस लड़के से टकराते और न ही इस मुसीबत में फंसते। अरे तेरा क्या जा रहा है? मुसीबत में तो मैं हूँ कड़क। एक तो तेरी दाढ़ी का स्वाद बहुत खराब है और दूसरे इसको खाते खाते मेरा पेट फटा जा रहा है। ध्रुव के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। विसंधर और स्फटिक, यह तो वही नाग जैसा आदमी लगता है जिससे मैं कल रात टकराया था। उसके हाथ में एक स्फटिक जैसा मणि भी थी। कहीं ये नाग उसी को तो नहीं ढूंढ रहे हैं? मुझे तुरंत उस मणि को ढूंढ कर लाना होगा, क्योंकि अगर नागों को वह मणि चाहिए तो मणि मेरे पास होने की स्थिति में ये मेरी बात मानने को विवश हो जाएंगे और मैं राजनगर में फैल रहे आतंक को खत्म कर पाऊंगा। नागराज की तीक्ष्ण दृष्टि से यह दृश्य बच नहीं सका। यह क्या? ध्रुव तो सिंहनाग की विपरीत दिशा में जा रहा है। जरूर इसके दिमाग में कोई नई योजना आ गई है जो नागों के लिए खतरनाक हो सकती है। मुझे इसके पीछे जाना होगा और उसके लिए मुझे तुरंत इन बंधनों से आज़ाद होना पड़ेगा। यह काम मैं सर्प रूप में आकर ही कर सकता हूँ। इच्छाधारी शक्ति ने नागराज को उसके बंधनों से मुक्त कर दिया और नागराज फिर से अपने वास्तविक रूप में आकर ध्रुव के पीछे लग गया, एक अधूरी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। और इसी वक्त नागद्वीप में भी एक अधूरा काम पूरा किया जा रहा था और यही पता करने मैं नागद्वीप की तरफ आ रहा था। ओह, यानी जिस शिशु को देव कालजयी ने नागद्वीप पर लाने का आदेश दिया था और जो 40 वर्ष तक नागद्वीप में सुसुप्तावस्था में रहा, वह नागराज ही था। हाँ मान्यवर, मेरे और आपकी जानकारी मिलाकर तो यही निष्कर्ष निकलता है। यह तो एक बड़ी दुविधा का कारण हो गया है वृद्धवर। नागराज के द्वारा नागद्वीप का सम्राट बनने के प्रस्ताव को ठुकरा देने से नागद्वीप की जनता नागराज से क्रुद्ध है, परंतु यह रहस्य जानकर और यह जानकर कि नागराज देव कालजयी के आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ है, सारे नाग नागराज को सम्राट मानने के लिए विवश हो सकते हैं। वैसे भी सभी यही जानते हैं कि विसर्पी के पिता महाराज मणिराज उस शिशु को गोद लेकर वारिस बनाना चाहते थे। इसलिए इस समस्या से बचने का एक ही तरीका है कि फिलहाल ये बात किसी को भी न बताई जाए, नागराज को भी नहीं। वैसे तो नागराज हर प्रकार से नागद्वीप सम्राट बनने के योग्य है, पर वह यहाँ पर रहना नहीं चाहता और यही नागों के असंतोष का कारण है। नागराज के पहले नागों का दिल जीतना होगा और इसमें नागराज की मदद मैं करूँगा। सबसे पहले मैं नागराज को नागद्वीप पर आने जाने की इजाज़त दे दूंगा ताकि वह अन्य इच्छाधारी सांपों के साथ घुल मिलकर उनके दिलों में जगह बना सके। बाकी काम नागराज को स्वयं ही करना होगा और तब तक यह रहस्य हमारे बीच में ही रहेगा। ध्रुव इस दौरान स्फटिक की तलाश में समुद्र का पानी छान रहा था। मुझे वह जगह ठीक से याद नहीं है जहां पर स्फटिक गिरा था, लेकिन इस डॉल्फिन को वह जगह जरूर याद होगी और यही मुझे उस स्थान तक लेकर जाएगी। डॉल्फिन ने ध्रुव को धोखा नहीं दिया। आहा, यही है वह चट्टानों का समूह जहां पर स्फटिक गिरा था और जहां से विसंधर गायब हो गया था। स्फटिक यहीं कहीं पर होगा और रात के अंधेरे में स्फटिक की चमक की मदद से उसको ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। ध्रुव का स्फटिक ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। यह रहा वह स्फटिक। ध्रुव ने स्फटिक को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और अगले ही पल उसका पूरा बदन हवा में उड़ गया। तूने स्फटिक को नहीं, अपनी मौत को ढूंढ निकाला है लड़के। आह, तुम कौन हो और यह स्फटिक ले जाने से मुझे रोकना क्यों चाहती हो? तेरी मौत की देवी विशाला कहते हैं लड़के, और यह स्फटिक मेरी संपत्ति है। इसको यहां से कोई नहीं ले जा सकता। परंतु अगर मैं यह स्फटिक राजनगर न ले गया तो शायद मेरा सर तबाह हो जाएगा। तू यह चिंता छोड़ दे लड़के, क्योंकि मैं तुझे वैसे भी जिंदा वापस नहीं जाने दूंगी। क्रैक, ताकि तू किसी को जाकर यह बता न सके कि स्फटिक कहां पर है। तुम्हारे इस बात से मुझे शक हो रहा है कि यह स्फटिक तुम्हारा है, क्योंकि अगर यह स्फटिक तुम्हारा ही होता तो तुम चोरों की तरह यहां पर छिपी न बैठी होती और राजनगर में घूम रहे तमाम नाग इसी स्फटिक के खोज में भटक न रहे होते। यह स्फटिक लेकर मेरे साथ नागों के पास चलो, एक पल में सारा फैसला हो जाएगा। तू समझ नहीं पा रहा है मानव कि तू किससे बात कर रहा है। विशाला अगर जोर से सांस भी छोड़ दे तो सैकड़ों मानव प्राण त्याग देंगे। तू मरेगा तो अवश्य, परंतु तुझे मारने में मैं अपनी कीमती तंत्र शक्ति व्यर्थ नहीं करना चाहती। इसकी मुझे आवश्यकता पड़ सकती है। जा, मैंने तुझे अपने श्वानदंश के हवाले किया।
मेरी बलि वेदी की रखवाली करता था यह प्राणी, और आज तक इसने इच्छाधारी सर्पों के अलावा मानव शरीर का स्वाद ही नहीं चखा। आज मैं इसे इसकी वफादारी का इनाम में दूंगी मानव मांस का स्वाद। भारी पंजे के एक ही वार ने पहले से ही चोट खाए ध्रुव को नीचे ला पटका। अगला वार ध्रुव ने फुर्ती से बचाया और साथ ही साथ हमला भी कर दिया। स्वानदंश पल भर के लिए चकरा गया और इसी पल के दौरान ध्रुव ने स्वानदंश की गर्दन को जकड़ लिया, लेकिन ध्रुव स्वानदंश की गर्दन को इतनी देर तक नहीं दबाए रख सका कि उसका दम घोट सके। मुझे इसको काटने से रोकना होगा, क्योंकि मुझे 100% यकीन है कि सांपों की तरह इसके दांतों में भी विष होगा। लेकिन मैं इससे बचूंगा भी कब तक? देर सवेर तो यह मुझको काट ही खाएगा। इसको रोकने का कोई तो तरीका होगा। हैं? यह डॉल्फिन मछलियां आपस में संकेत भेजने के लिए अल्ट्रासोनिक सीटीसी ध्वनि का इस्तेमाल करती हैं, और कुत्तों जैसे जानवरों को यह अल्ट्रासोनिक ध्वनि सुनाई भी देती है और परेशान भी करती है। यह स्वानदंश भी मूल रूप से एक कुत्ता ही है। देखें इस पर अल्ट्रासोनिक ध्वनि का असर होता है या नहीं। डॉल्फिन ध्रुव की बात तुरंत समझ गई और अगले पल डॉल्फिन के मुंह से निकली अल्ट्रासोनिक सीटी स्वानदंश के कानों से होती हुई उसके दिमाग में नस्तर की तरह चुभने लगी और स्वानदंश चीख उठा। उसके सोचने समझने की क्षमता गुम हो गई और उसी पल ध्रुव चीख उठा। स्टार लाइन स्वानदंश की गर्दन से आ लिपटी और एक तगड़ी किक से स्वानदंश का शरीर हवा में झूल गया। विशाला यह अनहोनी देखकर पागल हो उठी। स्वानदंश तुझे नहीं खा पाया, बल्कि उल्टे तूने ही स्वानदंश को खत्म कर दिया। तू तो इच्छाधारी नागों से भी ज्यादा खतरनाक है। अब मैं तुझे बचने का कोई मौका नहीं दूंगी। विशाला ने अपना विष की एक भयंकर फुंकार ध्रुव पर छोड़ दी, जो सैकड़ों लोगों को मारने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन शायद ध्रुव की जीवन रेखा अभी शेष थी। फुंकार ध्रुव तक पहुंचने से पहले ही रोक दी गई। यह क्या? यहां पर मेरी मदद करने कौन आ रहा है? आने वाले को देखकर दोनों के ही मुंह से एक ही बात निकली, नागराज। शुक्र है भगवान का कि तुम मेरी हथकड़ियों से जल्दी आजाद हो गए, वरना मेरी आत्मा इस शरीर से आजाद हो चुकी होती। नागराज, तुम मेरी कैद से कैसे आजाद हो गया और फिर यहां तक कैसे पहुंच गया? आजाद कैसे हो गया ये तो जाने दो विशाला, लेकिन यहां तक मैं इसलिए पहुंच पाया क्योंकि शायद ऊपर वाले ने तेरी मौत मेरे हाथों में लिखी है। तेरे शरीर में आम सर्पों के विष का विपरीत विष है। आज मैं तेरे सर्प के जहर को अपने पूरे जहर का इस्तेमाल करके काट दूंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। जान तो तेरी भी जाएगी नागराज, और इस लड़के की भी, क्योंकि विशाला का सिर्फ विष ही नहीं बल्कि उसके शक्तियां भी तुम्हारी शक्तियों के विपरीत हैं। जैसे ऋण विद्युत का यह तड़ित गोलक, यह इतनी बिजलियां गिराएगा तुम दोनों पर कि यहां पर तुम्हारे शरीर नहीं उनकी राख ही बचेगी। नागराज और ध्रुव के बदन थरथरा उठे। आह, इन बिजलियों से तो बचा ही नहीं जा सकता। चाहे कितनी भी फुर्ती दिखा लो, इनको अपने ऊपर गिरने से रोकना होगा। पर कैसे? आसमान से गिरती बिजली को तो हम तड़ित चालक के जरिए रोक लेते हैं, क्योंकि तड़ित चालक की धातु की नुकीले सिरे गिरती बिजली को अपने पास खींच लेते हैं। लेकिन यहां पर तो कोई तड़ित चालक नहीं है। बन गया काम। अब मुझे किसी तरह नागराज के पास पहुंचना चाहिए। ध्रुव अपनी इच्छा शक्ति बटोरकर किसी तरह से नागराज तक पहुंचा और उसी पल उसने बेल्ट खोलकर स्टार बकल का नुकीला सिरा हवा के ऊपर करके बकल चट्टान पर रख दिया और बिजलियां धातु के नुकीले सिरों पर गिरकर चट्टानों में समाने लगी। बिजलियों का रुख मुड़ते ही बाकी का काम नागराज के नागों के विष ने कर दिया। आह, इस विष से तो जलन हो रही है। मेरा विष तेरे विष का विपरीत भी है और भयंकरता में तेरे विष से कम नहीं है। तूने एक इच्छाधारी गद्दार नाग विसंदर की मदद से अमर स्फटिक को तो उठवा लिया, पर उसे तू यहां से लेकर जा नहीं पाएगी। यह तो अच्छा हुआ कि मैं ध्रुव का पीछा करते करते यहां तक आ गया। मुझे तो स्वप्न में भी उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे यहां पर मिल जाएगी। आज मैं तुझ पर अपने उस अस्त्र का प्रयोग करूंगा जिसका प्रयोग मैंने आज तक नहीं किया, अपनी विष फुहार का। इसके प्रयोग से मेरे शरीर में विष की मात्रा एकाएक काफी कम हो जाती है और मेरे सूक्ष्म सर्वों के लिए खतरा पैदा हो जाता है। पर इसका प्रयोग मैं तुझ पर करूंगा क्योंकि तुझे रोक सकने का यही एक रास्ता है। नागराज का भयंकर विष विशाला के शरीर को गलाता हुआ पार हो गया। विशाला एक चीख मारकर गिर पड़ी। नागराज की इस हरकत से विशाला को क्रोध उबल पड़ा। आह, तेरा वार विशाला को कमजोर तो कर सकते हैं पर मार नहीं सकते नागराज, लेकिन विशाला का अगला वार तुम दोनों की जान लेकर ही छोड़ेगा।
अब मेरे शरीर में इच्छाधारी शक्ति की मात्रा धीरे धीरे सामान्य हो रही है और जिस फंदे से कालदूत नहीं बच सका उससे तुम दोनों कैसे बचोगे? आह, ओह, यह क्या? विशाला के शिकंजे ध्रुव और नागराज की गर्दनों पर कसने लगे। ध्रुव की शक्ति तो वैसे भी फंदे को खोल नहीं सकती थी और नागराज के शरीर के रक्त में जहर की मात्रा एकाएक कम होने के कारण सूक्ष्म सर्प भारी मात्रा में समाप्त हो गए थे और इसके कारण नागराज को काफी कमजोरी महसूस हो रही थी। आंखों के डले बाहर उबल पड़ने को बेताब हो रहे थे और सांस न तो फेफड़ों के अंदर जा पा रही थी और न ही बाहर आ पा रही थी। मौत चंद पलों की दूरी पर इंतजार कर रही थी। अब मैं तुम दोनों को वैसे ही मारूंगी जैसे श्वान दंश मरा था। लेकिन तभी विशाला चीख उठी। उसका पूरा बदन थरथरा उठा और शिकंजे खुल गए। यह क्या? एकाएक विशाला को क्या हो गया? हो नहीं गया बल्कि कर दिया गया है तुम्हारी बहन श्वेता द्वारा बनाए गए या नर्व डिस्रप्टर के द्वारा। चंडिका, कमाल है, तुम ऐन समय पर यहां कैसे पहुंच गई? मैंने यमराज को इस तरफ आते देखा था, सोचा कि देखूं किसके प्राण हरने जा रहे हैं यमराज। बस पीछा करते करते यहां तक आ गई। अब मैं भैया को यह नहीं बता सकती ना कि मैं बहुत पहले उनके बेल्ट पर एक माइक्रो ट्रांसमीटर चिपकाया था जो अब तक फर्स्ट क्लास काम कर रहा था। उसी के सिग्नलों का पीछा करते करते मैं यहाँ तक यह देखने आ गई थी कि भैया किसी मुसीबत में तो नहीं है। अब कम से कम थैंक यू तो बोल दो। मैंने तुम लोगों की जान बचाई तो बचाई, साथ में तुम्हारे मुसीबत को बेबस भी कर दिया है। बेबस तो अब तू होगी लड़की, और तेरे साथ ये दोनों भी। तेरी जादुई तरंगों के वार को मैं इसलिए सह नहीं पाई क्योंकि वह वार अचानक हुआ था। अब मैं तेरी तरंगों को सह सकती हूं, लेकिन मेरा वार अब तुम लोगों को न तो जीने देगा और न ही मरने देगा। अरे अरे, इसका शरीर तो आग की लपटों में घिर गया। मेरे शरीर में आग नहीं लग रही है, बल्कि ये आग मेरे शरीर के अंदर से हर रोम छिद्र से बाहर निकल रही है। विशाला अब एक ज्वालामुखी बन गई है जिसका कहर तुम तीनों को जलाकर राख कर देगा। बचो! ओह, मेरा नर्व डिस्रप्टर तो गया। अब तुम तीनों जाओगे ऊपर नर्क में। अब क्या करें नागराज? इस मुसीबत से तो सिर्फ तुम ही निपट सकते हो। निपट तो सकता हूं चंडिका, लेकिन फिलहाल मेरे शरीर में सर्पों की संख्या कम होने के कारण मेरी शक्ति छिड़ हो गई है। उसे वापस आने में वक्त लगेगा और तब तक हमारी चिताएं बन चुकी होंगी। अब एक ही रास्ता है कि राजनगर जाकर सर्पों को यहां लाना होगा। उनकी संयुक्त शक्ति से यह टिक नहीं पाएगी। नहीं नागराज, हमको जाने आने में वक्त लगेगा और उतनी देर में तो विशाला स्फटिक को कहीं और ले। अरे, यह बात मैं अब तक समझ क्यों नहीं पाया था? कौन सी बात ध्रुव? समझाने का वक्त नहीं है नागराज। तुम विशाला का ध्यान अपनी तरफ खींचो, बाकी काम मैं कर लूंगा। इधर नागराज ने विशाला का ध्यान अपनी तरफ खींचकर मौत को दावत दी थी और उसी पल ध्रुव गर्म और पिघली चट्टानों की परवाह किए बगैर दूसरी तरफ बढ़ गया, वहां पर जहां पर पड़ा हुआ था अमर स्फटिक। ओह, यह स्फटिक टूटा तो नहीं, लेकिन यह बहुत गर्म हो गया है। मेरा हाथ झुलस जाएगा, लेकिन फिर भी मैं इसको उठाकर रहूंगा क्योंकि सिर्फ यही विशाला को रोक सकता है। विशाला को सिर्फ एक पल पहले ध्रुव की मनसा का आभास हुआ। उसकी आंखों में भय की तूफान नाच उठा, लेकिन उस एक पल में वह कुछ नहीं कर सकती थी। अमर स्फटिक उसके शरीर से टकरा गया और विशाला रोशनी के एक झमाके में गुम हो गई। यह कैसे हो गया? विशाला गायब हो गई? पर यह तुमने कैसे समझ लिया ध्रुव कि स्फटिक के स्पर्श से विशाला गायब हो सकती है? यह मुझे नहीं पता था नागराज कि विशाला गायब हो जाएगी, पर इतना जरूर पता था स्फटिक के स्पर्श से विशाला को कुछ नुकसान अवश्य हो सकता है। तुम्हारी बातों से मुझे यह पता चल गया था कि विसंदन नागद्वीप का नाग था और मैं यह जानता था कि स्फटिक को वही उठाकर यहाँ तक लाया है क्योंकि विसंदन ने यहाँ पर स्फटिक को मुझसे मुठभेड़ होने के बाद गिराया था। इसलिए मुझे स्फटिक की स्थिति का पता था। नागदेव और नागप्रेती की बातों से मुझे आभास हो गया था कि नाग शायद यही स्फटिक ढूंढने नागद्वीप से आए हैं। एक बात और, तुम्हारी बातों से मुझे यह भी पता चल गया था कि विशाला में विपरीत यानी नेगेटिव शक्तियां हैं। इसलिए जब तुमने राजनगर जाकर नागों को लाने की बात की और मैंने उतनी देर में विशाला द्वारा स्फटिक को कहीं और ले जाने की चिंता जताई, तो मुझे ध्यान आया कि अगर विशाला स्फटिक को कहीं और ले जा सकती तो बहुत पहले ले जाती। नागों के इतने पास आ जाने के बावजूद भी वह यहाँ बैठी नहीं रहती।
मैंने यह भी सोचा स्फटिक भी उससे खुद नहीं बल्कि विसंदर के हाथों कहीं भिजवाया था। इतना कीमती चीज दूसरे के हाथ में दे देने का एक ही स्पष्ट अर्थ हो सकता था। स्फटिक का स्पर्श भी विशाला के लिए घातक था। बस यही सोचकर मैंने उसका स्पर्श स्फटिक से करवा दिया और नतीजा तो तुम जानते ही हो। वाह ध्रुव, मैं नागानंद को मानसिक संकेत भेजकर सब नागों को यहीं पर बुलाकर उनको स्फटिक सौंप देता हूँ। और फिर नागद्वीप में अमर स्फटिक अपने स्थान पर स्थापित होने के बाद इच्छाधारी नागों पर आया संकट टल गया है। अब नागद्वीप सुरक्षित है। मैं आपसे बिना आज्ञा नागराज, ध्रुव और चंडिका को यहाँ लाने के लिए क्षमा चाहती हूँ महात्मा, परंतु स्फटिक सिर्फ इन्हीं के कारण वापस आ सका है। और फिर स्फटिक खोने और मिलने से संबंधित सारी कहानी सिर्फ यही तीनों सही सही जानते हैं। इसलिए मैं चाहती थी कि आप इनके ही मुंह से सारी कहानी स्वयं सुन लें। वह तो मैंने सुन ली विसर्पी। अब मुझे इनका धन्यवाद अदा करना है नागद्वीप को बचाने के लिए। उसकी आवश्यकता कतई नहीं है महात्मा, हमें शर्मिंदा न करें। हम सिर्फ इतना जानने को उत्सुक हैं कि विशाला है कौन और उसका स्फटिक से क्या संबंध है। विशाला को तुम मेरा विपरीत रूप कह सकते हो नागराज। हजारों वर्ष पुरानी बात है जब मानवों ने इतनी प्रगति नहीं की थी, परंतु नागों की प्रजातियां संख्या में बढ़ती जा रही थी। उनमें से ही एक प्रजाति ऐसे सर्पों की थी जिनमें विपरीत विष था। स्वभाव में वे दबंग प्रकृति के और लड़ाकू सर्प थे। वे मानवों से बहुत चिढ़ते थे और पृथ्वी के मानवों का विनाश करके स्वयं पृथ्वी पर राज करना चाहते थे। विशाला उन क्रूर सर्पों की महानागिन थी, यानी महारानी। तब तक मेरी ख्याति एक महान योद्धा के रूप में चारों तरफ फैल चुकी थी। और तब एक दिन महानागिन विशाला मुझसे मिलने आई। उसने मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रखा ताकि दो विपरीत विषों वाले नागों में एक नई मित्रता कायम हो सके और सर्पों की एक नई प्रजाति का जन्म हो। मैं सभी प्राणियों का भला चाहता था, इसलिए मैं विवाह के लिए तैयार हो गया। इस प्रकार मैं विपरीत विष सर्पों को नियंत्रण में भी रख सकता था। हमारी रीति के अनुसार मैंने विशाला से विवाह पूर्व का उपहार मांगने को कहा। उसने गहरे समुद्र के अंदर स्थित एक जीवित ज्वालामुखी में रखे एक स्फटिक की मांग की। उसके अनुसार उसको कोई भी योद्धा उस स्फटिक को लाने में सफल नहीं हो पाया था। मैं उस स्फटिक को लाने चल दिया। कई रुकावटों को दूर हटाता हुआ मैं स्फटिक तक पहुंच गया। यात्रा रोमांचक थी, पर इस यात्रा को विस्तार से मैं फिर कभी बताऊंगा। अब मुझे एक शक हो रहा था कि रास्ता कठिन अवश्य था, पर इतना कठिन नहीं कि विशाला के जाबाज योद्धा वहां तक नहीं पहुंच सकते थे। कहीं पर कोई रहस्य छिपा था और उस रहस्य को खोला ज्वालामुखी की खोह में रहने वाला एक अष्टपाद ने। उसने मुझे इस अमर स्फटिक की खूबियां बताई और यह भी बताया कि इसका धनात्मक ऊर्जा के कारण इसका स्पर्श ऋणात्मक विष सर्पों के लिए घातक है, परंतु इसकी ऊर्जा से वे भी अमर और अजेय हो सकते हैं। और साथ ही साथ मुझे यह भी पता चला कि इसकी मदद से अजेय होकर वे पृथ्वी की अन्य जातियों का संहार करने वाले हैं। यह जानकर मैंने स्फटिक को विशाला और उसके साथियों को सौंपने से इनकार कर दिया तो वे मुझ पर एक साथ टूट पड़े। भीषण युद्ध हुआ। ऐसा युद्ध मैंने न तो पहले कभी लड़ा था और शायद न फिर कभी लड़ पाऊंगा, लेकिन अमर स्फटिक की शक्ति और मेरे युद्ध कौशल के आगे वे टिक न सके। मैंने विशाला और उसके कुछ सेवकों को छोड़कर सभी सर्पों का संहार कर दिया। उनको प्राणदान इसलिए मिल गया क्योंकि उनको मार देने से वह पूरी सर्प प्रजाति ही नष्ट हो जाती। उसके बाद मैंने सोचा कि मानवों और सर्पों के अलग अलग रखना आवश्यक है, वरना कभी न कभी युद्ध होकर ही रहेगा। इसलिए मैं स्फटिक लेकर जगह जगह भटकता रहा और अंततः इस द्वीप को चुनकर यहाँ पर इच्छाधारी नागों की बस्ती बसाई। बस यही है मेरा और विशाला की दुश्मनी का कारण। महात्मा, महात्मा, यह कौन है? महात्मा, बाकी सब कुछ तो ठीक हो गया, अब हमको भी तो बचा लीजिए। अभी बचाता हूँ। तुमने नागप्रेती और नागदेव को पूरी तरह से विवश कर दिया है ध्रुव। तुम सचमुच विलक्षण मानव हो। इनको बचाने के बाद मैं तुमको नागराज, चंडिका और वेदाचार्य के साथ अपनी योग शक्ति से अपने अपने स्थानों पर भेज दूंगा। परंतु मुझे अभी वेदाचार्य से यह पूछना शेष है कि वे यहाँ पर कैसे आए और क्यों आए। तो धन्यवाद दोस्तों, अभी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव के मल्टी स्टारर कॉमिक्स विनाश के साथ। धन्यवाद।